30 अक्टूबर 2025 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसका पोवई इलाका। यहां एक जाने माने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ बच्चे एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन दे रहे थे। ये ऑडिशन वैसे तो पिछले 5 दिनों से चल रहे थे, लेकिन थर्सडे को इसका 6th और फाइनल डे होने वाला था। और यही वो दिन है जब चीजें अचानक से एक भयानक मोड़ ले लेती है। ये ऑडिशन कंडक्ट करा रहे थे 50 साल के रोहित आर्य, और इन्होंने पहले ही सिलेक्टेड बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बता के रखा था कि ऑडिशन के आखिरी दिन एक हॉस्टेज सीन शूट होने वाला है। तो जो 17 बच्चे थे, ये पिछले 4 दिनों से इसी सीन की तैयारी कर रहे थे। फाइनली थर्सडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे सभी फाइनल सीक्वेंस के लिए स्टूडियो आते हैं। अब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, उनके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर कुछ बच्चे खतरे को भांप लेते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर पूरी घटना का मास्टरमाइंड रोहित आर्या एक गन निकालता है और हाथ में गन और एक हाथ में रॉड लेकर बच्चों को मारने की धमकी देता है। यह वो मोमेंट था जब पूरे फ्लोर पर दहशत फैल जाती है। 17 बच्चे और उनके साथ एक 75 साल की महिला, फ्लोर पर मौजूद एक और स्टाफर, सब कोई रोहित के कब्जे में होते हैं। वो कौन रोहित है, वो क्या चाहता है, तब तक किसी को कुछ नहीं मालूम था। मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं। पहले झूठ के बाद सिलेंडर फोड़ दूंगा, इस कमरे में सारे के सारे मर जाएंगे। मैं आधे घंटे बाद आपको फोन करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। ज्यादा खींचूंगा, सवाल पूछूंगा। और अगर पुलिस ने मेरी डिमांड्स नहीं मानी, हर एक घंटा एक बच्चा मरेगा। कानून के हिसाब से चलते हैं हम। मेरे बेटे के वक्त क्यों टूट गया था कानून? अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हो तो ये थर्सडे, मदारी, इन टाइप ऑफ मूवीज की आपको स्क्रिप्ट लग रही होगी। अनजान व्यक्ति अचानक बच्चों को बंदी बना ले रहा है, सिस्टम से लोहा लेना चाहता है। लेकिन ये रियल लाइफ केस था और इस हॉस्टेज सिचुएशन में मासूमों की जान जा सकती थी। जिस वक्त ये हॉस्टेज ड्रामा अंदर चल रहा था, बाहर उन्हीं बच्चों के मां बाप रिकॉर्डिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बज चुके थे और किसी को अंदर के हालात के बारे में नहीं पता था। फाइनली जब लंच टाइम तक भी बच्चे बाहर नहीं आते हैं तो बाहर वेट करने वाले पेरेंट्स को चिंता होने लगती है। फाइनली उस बिल्डिंग का एक गार्ड फर्स्ट फ्लोर स्थित स्टूडियो के अंदर जाता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि बच्चों को तो अंदर हॉस्टेज बनाकर रखा है। बात बाहर आते ही पहले पोवई थाने को इत्तला की जाती है। करीबन 2 बजे तक मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम, बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस स्टूडियो के बाहर तैनात हो जाते हैं। अब पुलिस अकाउंट्स की माने तो ऑफिसर सबसे पहले रोहित से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल एक टीम स्टूडियो का मुआयना करना शुरू करता है। पता चलता है कि रोहित ने स्टूडियो को बैरिकेड करके अंदर मोशन डिटेक्शन कैमरास लगा के रखे हैं। अगर कोई भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पता चल जाएगा। इसके अलावा पुलिस को पता चला कि रोहित ने स्टूडियो के कई हिस्सों में पेट्रोल के कैन्स और कुछ जगह तो एक केमिकल छिड़क के रखा है। कांटेक्ट एस्टैब्लिश होते ही रोहित ने पुलिस को धमकी दी कि अगर पुलिस जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करती है तो वो पूरे स्टूडियो को आग के हवाले कर देगा। वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी भी पुलिस पर होगी। अब पुलिस टीम भी निगोशिएशन शुरू करती है, लेकिन उसी बीच सोशल मीडिया पर रोहित की एक वीडियो बाहर आती है। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं। कि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। इस क्रिप्टिक से मैसेज में यह पता नहीं चल पाता है कि रोहित की एग्जैक्ट डिमांड्स क्या है, वो चाहता क्या है, किन लोगों से बात करना चाहता है। पुलिस के साथ जो निगोशिएशंस है उस दौरान भी यह बात साफ नहीं हो पाती है कि एग्जैक्ट मांगे क्या है। इतना बड़ा रिस्क जो उसने लिया है, इतना बड़ा जो कांड उसने किया है। इनफैक्ट अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भैया वो चाहता क्या था इस पूरे हॉस्टेज ड्रामा के दौरान। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है, स्टूडियो के बाहर कियोस बढ़ता रहता है, पुलिस पर प्रेशर बढ़ता रहता है। पुलिस निगोशिएटर्स की एक टीम रोहित को बातों में उलझा के रखती है। वहीं 2 अलग अलग टीम स्टूडियो के अंदर जाकर हॉस्टेजेस को बचाने की तैयारी में जुट जाते हैं, इंक्लूडिंग बाथरूम के रास्ते, जिसके बारे में रोहित को नहीं पता था, जिसकी तैयारी रोहित ने नहीं की थी।
अगले 1 घंटे में पुलिस की 2 टीम्स अलग अलग रास्तों से स्टूडियो के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाती है। फायर ब्रिगेड की मदद से 8 कमांडोज सीधा फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। एक टीम स्टूडियो की ग्लास वॉल तोड़कर एंट्री करती है, दूसरा बाथरूम से रोहित को सरप्राइज करती है, बाथरूम के रास्ते एंटर कर जाती है। पुलिस का कहना है कि ऊपर पहुंचकर भी कमांडोज रोहित को सरेंडर करने का एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन वो सरेंडर करने से मना कर देता है और उल्टा पुलिस पर फायरिंग करता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में रोहित के सीने पर गोली चला दी जाती है। आधे घंटे के आसपास चलने वाले इस ऑपरेशन के बाद 17 बच्चों को और 2 अडल्ट्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं रोहित को भी पुलिस अस्पताल ले जाती है, लेकिन उसे डिक्लेयर्ड डेड घोषित कर दिया जाता है। रोहित आर्या तो मारा गया, उसके मौत पर रोने वाले भी बहुत कम लोग होंगे। बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करोगे तो यही होगा। अंग्रेजी में इसे FAFO भी कहते हैं। लेकिन फिर भी इस विषय पर देशभक्त पर आज एक एपिसोड क्यों? रोहित को अपने हथकंडों के लिए, अपने कांड के लिए तो करारा जवाब मिल गया, उसकी जान तो गई। लेकिन घटना के 2 दिन बाद भी किसी को यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, यह जानते हुए भी कि उसकी जान जा सकती है। न वो किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता था, आप उसके कपड़े देखकर उसे पहचान भी नहीं पाओगे, इसीलिए शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में उतनी बातचीत नहीं हो रही है। न वो देश में अराजकता फैलाना चाहता था, न और वो अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा लिखा इंसान, अंग्रेजी बोलने वाला, फॉर्मर बैंकर, आजकल सोशल वर्कर होने वाला इंसान, उसका दिमाग इतनी जबरदस्त तरीके से खराब कैसे हो जाता है? कौन थे वो लोग जिससे रोहित अपनी आखिरी मैसेज में जवाब मांग रहा था? क्या टाइप ऑफ जवाब चाहिए था? कौन सा इंसाफ चाहिए था उसे? अगर इस केस के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे, अगर फैक्ट्स को खंगालोगे, तो कुछ चिंताजनक चीजें सामने आती हैं हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे सोसाइटी के बारे में। और हमारा देशभक्त पर मानना है कि आर्या के तरह और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, सिस्टम ने अपने आप को नहीं बदला। पुणे के रहने वाले रोहित आर्य पेशे से एक बैंकर रह चुके थे। बीते कुछ सालों से वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और फिल्म मेकिंग से जुड़े थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2013 से ही ये सारा काम वो करते आए हैं। प्रोजेक्ट लेट्स चेंज, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इस इनिशिएटिव की शुरुआत एक फिल्म से हुई थी, जिसे आर्य ने खुद लिखा था, खुद डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को बाद में महाराष्ट्र और गुजरात के स्कूल्स में दिखाया गया था, ताकि स्टूडेंट्स को क्लेanलीनेस ड्राइव, स्वच्छ भारत, और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंदर आर्य ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, स्वच्छता मॉनिटर। इसका एम यह था कि स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल और आसपास के इलाकों का क्लीनलीनेस एम्बेसडर बनाया जाए। इन बच्चों का काम सिंपल था कि जो भी आसपास, मतलब स्कूल के आसपास के सड़कों में कचरा फेंकेंगे, प्रदूषण करेंगे, उनके नाम लेकर उन्हें नेम और शेम किया जाएगा। लॉजिक सिंपल था कि क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चे मॉनिटर हैं, अगर बच्चे बड़ों को टोकेंगे तो उनकी बात मान ली जाएगी। बात में दम है। 2022 में आर्य ने महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना स्वच्छता मॉनिटर कॉन्सेप्ट दिखाया। डिपार्टमेंट में कुछ स्कूल्स में इसके ट्रायल्स की परमिशन दे दी, बस शर्त इतना रखा कि प्रोजेक्ट के लिए आर्य को खुद ही CSR या बाकी सोर्सेस से फंड रेज करना पड़ेगा। आर्य ने 2022 में प्रोजेक्ट अपने खर्चे पर शुरू किया, अपने खर्चे पर चलाया। अगले साल यानी 2023 में आर्य इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करते हैं, एक नया प्रपोजल लाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया, आर्य के कंपनी के लिए लगभग 10 लाख रुपए रिलीज किए। इसके बाद स्वच्छता मॉनिटर प्रोग्राम का पहला फेज जुलाई से अक्टूबर 2023 तक चला। इसमें 64,000 स्कूल्स, लगभग 60 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। बाद में जनवरी 2024 में सरकार ने एक और रेजोल्यूशन रिलीज किया, जिसमें स्वच्छता मॉनिटर को स्टेट के एक बड़े स्कूल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट माझीशाला सुंदरशाला के साथ मर्ज कर दिया। यह एक कंपटीशन था जहां स्कूल्स को अपना कैंपस सुंदर बनाने के लिए मोटिवेट किया जाता। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए एलोकेट किए, जिसमें 2 करोड़ रुपए स्वच्छता मॉनिटर के फेज 2 के लिए ईयरमार्क किया गया। यहां तक कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहित आर्य एक बेटर भारत, एक क्लीनर भारत के लिए काम कर रहे थे, मॉडल सिटीजन थे तब तक। लेकिन रोहित के लिए चीजें बदलना शुरू हुई जब इस माझीशाला कंपटीशन में रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। यहां पर रोहित ने देखा कि जिन स्कूल्स की टीम्स ने कम मार्क्स पाए थे, वो स्कूल्स तब भी सरकारी अवार्ड्स जीत रहे हैं। यह बात आर्य ने एक छोटे एजुकेशनल चैनल एड्यूवर्ता के एक इंटरव्यू में भी कहा।
इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ स्कूल्स की पहुंच इतनी ऊपर है कि वो अवार्ड्स पर अवार्ड्स जीत रहे हैं बिना एक्चुअली कुछ ठोस काम किए। बस यही से रोहित की कहानी में सब बदल जाता है। रोहित का मानना है, उसका एलिगेशन यही था कि डिपार्टमेंट अब उसके खिलाफ हो जाती है। उसके इस इंटरव्यू के बाद, खुलासे के बाद उसके पेमेंट्स रोक दिए जाते हैं, उसका हैरेसमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन अपने इनिशिएटिव को जिंदा रखने के लिए रोहित ने यह प्रोजेक्ट फिर प्राइवेटली चलाना शुरू कर दिया। इसके लिए वो स्कूलों से सिर्फ 500 रुपए एज रजिस्ट्रेशन फी लेने लगे। बस फिर क्या था, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बार फिर से उनके पीछे पड़ गई। उन पर प्राइवेट प्रॉफिटियरिंग का आरोप लगा दिया। ऊपर से लेटर भेज दिया कि स्कूलों से लिए गए पैसे सरकारी अकाउंट में जमा करो, वरना बाकी का पूरा पेमेंट अब कभी रिलीज नहीं होगा। ये बैक एंड फोर्थ चल ही रहा था, अनबन चल ही रही थी। उसी बीच में स्टेट गवर्नमेंट ने रोहित के ही आइडिया से मिलता जुलता एक पैरेलल क्लेanलीनेस ड्राइव शुरू कर दिया, जिसके लिए अब 5 करोड़ रुपए एलोकेट भी कर दिए गए। आर्य का कहना है कि यह स्कीम उसी के आइडिया पर बेस्ड था। रोहित की दुनिया मानो तभी खत्म होने लगती है। उसे लगने लगता है कि सरकार ने उसका ही आइडिया, उसकी ही मेहनत, उसका ही काम, सब कुछ उससे छीन लिया, चुरा लिया। अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ पहले आर्य ने कुछ धरना प्रदर्शन किया, कुछ अनशन किया, कभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने, कभी फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसारकर के घर के बाहर। एक बार तो उनका अनशन 45 डेज तक चला, जिसके बाद उन्हें कोई सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स तब भी नहीं मिला। डिपार्टमेंट का कहना है कि रोहित ने जो 2 करोड़ का इनवॉइस प्रेजेंट किया था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। उनमें क्लियरली ये मेंशन नहीं था कि डिटेल में इवेंट्स कब हुई थी, कहां हुई थी, कैसे कंडक्ट कराई गई थी। फॉर्मर मिनिस्टर दीपक केसारकर के कुछ प्राइवेट चेक्स भी सामने आए हैं। मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया इसके वजह से। फरवरी 2024 में मंत्री जी ने रोहित को 2 पर्सनल चेक्स काट कर दिए, एक 7 लाख रुपए और एक 8 लाख रुपए। मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने रोहित के हालत पर तरस खाकर पर्सनली अपने पैसे दे दिए, क्योंकि सरकार से तो पैसे रिलीज नहीं हो रहे थे। वाह, इतने दयावान मंत्री है हमारे देश में, और हम ऐसे ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। अब ये पैसे क्यों दिए, पर्सनल अकाउंट से क्यों दिए, 15 लाख रुपए देने की क्या जरूरत थी, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि भैया देखो, सवाल तो उठेंगे। 15 लाख का वायदा तो वैसे एडिटर किसी और नेता ने किया था, वो पैसे तो आज तक नहीं आए। रोहित आर्या का हॉस्टेज टेकिंग गलत था, लेकिन उसके साथ जो सिस्टम ने किया, अगर उसकी बातें सच हैं तो रोहित के साथ भी गलत हुआ है। अगर उसे जिंदा पकड़ लिया जाता तो पता चल पाता कि कौन कौन इन्वॉल्व है उसे प्रताड़ित करने में, क्या क्या खामियां हैं सिस्टम में। अभी तक के मीडिया रिपोर्ट्स और उस पर जो वीडियो आया है, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो साफ पता चलता है कि वो दर-दर की ठोकरें खा रहा था, ब्यूरोक्रेसी के फाइलों के बोझ पर दबा हुआ था। और उसके बाद रोहित ने फाइनली सुनवाई खुद ही करने का फैसला कर लिया। बच्चों को बंधक बनाकर सबसे बड़ी गलती यही कर दी। जाहिर सी बात है कि हॉस्टेज लेने के बाद रोहित आर्या का मरना ऑलमोस्ट तय था। यह बात उसने खुद अपने रिकॉर्डिंग में अपने बारे में कही है। लेकिन जिस तरीके से यह हॉस्टेज का ड्रामा खत्म हुआ, उस पर पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोहित आर्या के डेथ केस में कम से कम एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जरूरी है। मुंबई बेस्ड लॉयर एडवोकेट नितिन सतपुते ने महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मामले में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि यह एक, एंड आई कोट, फेक पुलिस इनकाउंटर था। रोहित की हत्या कर दी गई ऐसे क्रिमिनल्स को बचाने के लिए। यह शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब एक हॉस्टेज क्राइसिस ने जवाब कम सवाल ज्यादा खड़े कर दिए हैं। इस केस में यहां हॉस्टेज टेकर क्लियरली एक डिस्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल था। उसके पास ना कोई जानलेवा हथियार था, न जानलेवा इंटेंट था, मात्र एक एयरगन था, जो एक गन भी नहीं माना जाता है। इसके अलावा रोहित के पास एक लाइटर मिला, आरडीएक्स नहीं, लाइटर मिला। अभी हमें पता नहीं है कि वो जो केमिकल की बात हुई थी, जो स्टूडियो में छिड़काया गया था, वो कौन सा केमिकल था। लेकिन अभी तक यह समझ में नहीं आया कि सीधा सीधा सीने पर गोली मारने की आवश्यकता क्या पड़ी। ऐसा लग रहा है मानो पुलिस रोहित को खामोश करने की इंटेंशन से ही अंदर गई थी। अब सिस्टम के अंदर ऐसा कौन है जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है रोहित को खामोश करके? यह राज तो शायद अब कभी बाहर नहीं आएगा। हम मानते हैं कि जहां 17 बच्चों की जिंदगी का रिस्क हो, वहां पुलिस टीम्स को भी स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस मामले में एक डेडिकेटेड इंक्वायरी तो बनती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे, गांधी की विचारधारा रखने वाला इंसान, एक सोशल एक्टिविस्ट, सरकार के साथ काम करने वाला एक सिटीजन, एक हॉस्टेज टेकर बन कैसे गया आखिर?
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने तो आती है कि रोहित आर्य की मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ा हुआ था। सरकार के साथ लंबी लड़ाई, ड्यूज को लेकर आनाकानी, जिससे वो हताश हो गया था, हंगर स्ट्राइक कर चुका था, मीडिया के सामने गुहार लगा चुका था, लेकिन कुछ भी जब काम नहीं आया तब वो डेस्परेट हो गया। लेकिन बच्चों को बंदी बनाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और आखिरी भूल भी। लेकिन क्या रोहित आर्य अकेला है? और ऐसे रोहित आर्य की क्या फौज हमारे देश में आज तैयार हो रही है जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं? रोहित की स्टोरी दुखद है क्योंकि एक बंदा जो स्वच्छ भारत अभियान पर निकला था, सच में कुछ बदलाव लाना चाहता था, लेकिन सरकारी तंत्र में इस तरीके से पिसा कि उसका डेस्परेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आज भारत में ब्यूरोक्रेसी और सरकार के सामने एक आम आदमी की कितनी औकात रह गई है, एक आदमी कितना कमजोर हो गया है, इसके एग्जाम्पल आपको भतेरे मिल जाएंगे। सरकारी दफ्तर में आप और हम जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन अगर जाएं तो पिसते ही रहेंगे। अगर कनेक्शंस ना हो, पैसा ना हो, पावर ना हो तो कोई काम नहीं होगा, बस चक्कर लगते रह जाएंगे। अगर कुछ गलत भी हो रहा होता है तो अपनी आवाज उठाने का कोई जरिया तो सरकार ने छोड़कर रखा नहीं है। सोचो, एक इंपोर्टर कस्टम डिपार्टमेंट की धांधली और फिरौती के बारे में कंप्लेंट करता है सोशल मीडिया पर तो उसे चुप कराने के लिए पूरी कायनात खड़ी हो जाती है। एक पिता अपनी बेटी की मौत के बाद रिश्वत देता रहता है हर जगह, सोशल मीडिया पर उसे अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ता है। उधर आए दिन आईएएस अफसर से लेकर पियोन से लेकर चपरासी तक करोड़ों की संपत्ति मिलती है उनके घरों से। इंसान पोर्टहोल में घुस घुस कर रोज मर जाता है। नेतागण कहते हैं कि हमारे रास्ते दुबई और अमेरिका से ज्यादा अच्छे हैं। कोई झूठ को झूठ कहने वाला बाकी नहीं रह गया है हमारे देश में, कोई सजा दिलाने वाला बचा नहीं है। मीडिया पहले से ही सरकार के गोद में बैठी हुई है, ऑपोजिशन खुद ही अपनी आवाज नहीं ढूंढ पाती है, आपकी आवाज क्या उठाएगी? और कोर्ट में तो खैर तारीख पर तारीख ही चले जा रहा है। चाहे वो उमर खलिद का केस हो जो 5 साल से जेल में सड़ रहा है लेकिन केस अभी तक सरकार ने शुरू नहीं किया, या फिर सोनम वांगचुक का केस ले लो जो एनएसए में अंदर कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए किसी को मालूम नहीं है। आरटीआई का तो गला घोट ही दिया गया है। एक्टिविस्ट को सरकार अर्बन नक्सल बोल के पहले ही डिस्क्रेडिट कर चुकी है और सवाल अगर आपने गलती से पूछ लिया तो सोरोस या सीआईए आप कहला दिए जाओगे। जनता भी धीरे धीरे अनजान बन चुकी है और गलती से कभी लोगों का गुस्सा फूट भी पड़ता है, जैसे पिछले महीने लद्दाख में हमें देखने को मिला या पहले फार्मर एजिटेशन सीएए के टाइम पर आपको देखने को मिला। तो सरकार बड़ी आसानी से लोगों को बोल देती है कि या तो आप आतंकवादी हो, या तो चाइनीज एजेंट हो, या तो खालिस्तानी हो, या तो पाकिस्तान चले जाओ, और इसे बोलकर लोगों को चुप कर देती है। ऐसे में आम नागरिक और सरकार के बीच में जानबूझकर एक फासला बनाया जा रहा है जिससे आम लोगों की दिक्कतें, आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंच ही ना पाए और सरकार बोले सब चंगासी। लेकिन सच तो यह है कि सब नंगासी हो रहा है। लोगों की जो दिक्कतें हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, सिस्टमैटिक करप्शन है, वो तो दिन रात बढ़ी चली जा रही है। आम लोग तो दूर, सिस्टम के अंदर के लोगों की दिक्कतें भी सिस्टम खुद ही एड्रेस नहीं कर पा रही है। हरियाणा पुलिस में देखिए बैक टू बैक 2 सुसाइड्स हो गई, जहां आईएएस आईपीएस की सुनवाई नहीं हो पा रही है, वो लोग अपनी जान लेने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां एक आम आदमी का डेस्परेशन किस लेवल तक पहुंच सकता है, मेरे ख्याल से सरकार इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। और लोगों की समस्याएं भी जेन्युइन हैं। जॉब्स नहीं है, सेविंग्स कम हो रहे हैं, लोन पर लोन चढ़े जा रहा है, और सरकार की तरफ देखो तो वहां सिर्फ आपको नेहरू औरंगजेब खतरे में है नहीं, आजकल तो बात खिलजी तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि यह सरकार लोगों के साथ एक संपर्क साधे, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करे, उनकी दिक्कत समझे, दर्द को महसूस करे? और अगर सरकार लोगों की बात नहीं सुनती है, उन्हें गाली बकती है, देश से बाहर चले जाने को कहती है, तो ऐसे में लोगों का दिमाग नहीं खराब होगा? क्या वो ऊल जलूल ऊट पटांग हरकतें नहीं करेंगे? अब भाई कानून को तो हाथ में लेंगे ऐसे सिचुएशन में, और फिर सरकार बोलेगी देखिए सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं तो यही आशा करता हूं कि रोहित आर्य इकलौता ऐसा केस है, लेकिन लोगों की जो लाचारी है, जिनकी आंखें खुली हैं, उनको यह लाचारीपन दिख रही है। उनको दिख रहा है कि आर्य शायद इकलौता ऐसा केस नहीं है, आर्य इंस्टेड एक चेतावनी है। सिस्टम को यह चेतावनी देखनी होगी, सिस्टम को चेतावनी समझनी होगी, सिस्टम को अपने आप को सुधारना होगा। नहीं तो ऐसे हॉस्टेज केस और भी ना दिखने को मिले, ऐसी डेस्परेशन और भी ना दिखने को मिले। ये एक वार्निंग के तरह ही सरकार को लेना चाहिए और अपने आप को और एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए।